हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन टीचिंग स्कूल। जैसे आप सभी लोगों को पता है, हम एनसीईआरटी की सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, जिसमें हम 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं ज्योग्राफी का। आज शुरू करेंगे हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा पहले जाके देख लें, क्योंकि पूरा ही ज्योग्राफी जो है एक दूसरे से चैप्टर रिलेट करते हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर देख लिया तो सेकंड चैप्टर आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेकंड चैप्टर। चैप्टर है ग्लोब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका एक वास्तविक प्रतिरूप बनाया हुआ है। मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे कि हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, उसका एक डमी आता है, सिर्फ हम उसे दिखाने के लिए कि कैसा फ़ोन होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। इसी तरह से हम लोग ग्लोब का यूज़ करके ग्लोब का आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं कि ग्लोब का यूज़ करके हम पृथ्वी के बारे में समझ सकते हैं, या फिर जो लोकेशंस हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। तो इसमें पृथ्वी के बारे में क्या-क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। आई होप आप लोगों को ग्लोब जो है वो क्लियर हो गया होगा। हमारा जो ग्लोब है और पृथ्वी के बीच सिर्फ इतना हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि इसमें जो ये सुई लगाई हुई है, इसे छोड़ के बाकी जो हमारी पृथ्वी है ये ऐसी ही होती है, और बाकी जो इसके ऊपर अक्षांश और देशांतर जैसी जो रेखाएं हैं ये सिर्फ काल्पनिक हैं। बाकी हम लोगों ने ये वास्तविक प्रतिरूप के रूप में से लिया हुआ है। मैं आपको पहले बता देती हूँ पृथ्वी के बारे में। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये ऊपर वाला जो एरिया है इसे उत्तरी ध्रुव, और ये जो 23.5 अक्षांश पे जो झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, और ये हो गया यहाँ पे इसका दक्षिणी ध्रुव। ये हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका जो ग्लोब का हम यूज़ करते हैं। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अपने अक्ष पे कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और ये अक्षों के बारे में बताया। ऊपरी जो अक्ष होता है हमारा उत्तरी अक्ष, और ये हमारा दक्षिणी हो गया, ध्रुव के नाम से जाना जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो और जो हमारी पृथ्वी घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जैसे लास्ट में हम देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि आप देखिए कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है अथवा अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब के वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। यहाँ जो ध्रुवों की बात हो रही है, दोनों ऊपर जो है हमारा उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला जो पार्ट मैंने आपको भी बताया था वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अक्ष क्या है कि जिस जगह पे पृथ्वी 23.5 जो मैं बता रही हूँ 23.5 डिग्री पे जो झुकी है, अपनी उसी जगह पर जो घूमती है वो उसका अक्ष कहलाता है। ग्लोब को एक सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो सुई यहाँ पे जिस पे हमने ये जो पिक्चराइज किया गया है, या फिर जो हमारा वास्तविक प्रतिरूप बनाया गया है, ऐसा पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ चीज़ें हमारी काल्पनिक हैं। और ये इसके बारे में जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। तो अब इसमें मैं आपको वहाँ पे एक बार करके बता देती हूँ कि ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बारे में बताया गया है। ये इसके उत्तरी ध्रुव है ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला है इसका दक्षिणी ध्रुव है। अब इन दोनों के बीच में बताया है कि जो पृथ्वी को दोनों भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी और दक्षिण, जो बीच से सेंटर से एक रेखा जाती है जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है, वो विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। अभी तक इन्होंने पृथ्वी के बारे में बताया है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बारे में, और एक विषुवत रेखा के बारे में बताया है, और इसे डिफाइन किया कि हमारा जो मॉडल है, जो पृथ्वी का जो हमने वास्तविक एक जो प्रतिरूप बनाया हुआ है, उसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। आगे जो अभी मैंने आपको बताया कि जो दो भागों में जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवतीय वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवतीय वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है। यह पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको ये पहले डिफाइन कर देती हूँ कि आपको ईजिली जिससे समझ आ जाए। ये हमारी पृथ्वी है कंप्लीट ऊपर से। अब इसमें बीच से ये जो दिखाया हुआ है ये हमारा विषुवतीय वृत्त है। ऐसा पृथ्वी पे कोई लाइनें नहीं है, सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि विषुवतीय रेखा क्या है। ये पृथ्वी को दोनों बराबर भागों में बांटती है।
तो ये जो हमारी जो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है रेखा, इसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। जो ऊपर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला भाग है वो दक्षिण गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसमें और बताया गया है कि जो हमारी जो रेखाएं हैं, जो हमारी, यहाँ से आपको मेंशन कर दूँ, ये जो हमारी रेखाएं हैं ये जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं, इन्हें इसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये जो रेखाएं ने अक्षांश के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी जो पृथ्वी पे, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइनें हैं जिसे हम अपनी वास्तविक स्थिति या फिर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। उसी प्रकार से इसमें बताया जा रहा है कि पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है विषुवत रेखा को। तो ऊपर वाले भाग को जो अक्षांश हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले को दक्षिण अक्षांश करके हम बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी कोई लोकेशन बता रहे हैं तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि 20 डिग्री, तो हमें ये भी साथ साथ मेंशन करना होगा कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और दक्षिणी अक्षांश है। इससे क्या है, हम अपनी जो सिचुएशन है, मतलब इस टाइम हम कहाँ पर हैं और कौन से एरिया में हैं, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, आप इसमें देख लेना। आगे इसमें कुछ जो हमारी पृथ्वी के ताप के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है जो उन्होंने एक सर्कल में डिफाइन किया हुआ है। ये हम अपनी पृथ्वी मान के चलेंगे इसे, और उसके सेंटर से जो लाइन जा रही है उसे हमें विषुवत रेखा कहेंगे। जो हम 0 डिग्री से जिसे डिनोट करते हैं कि 0 डिग्री, और ऊपर जो है, ऊपर से जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो अकर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। वह दक्षिण में जो 23.5 डिग्री मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, कर्क रेखा जो उत्तरी अक्षांश पे पड़ती है और मकर रेखा जो है वो दक्षिण अक्षांश पे पड़ती है। उसके बाद 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में जो हमारा जोन है ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और जो बीच वाला जो है, जो विषुवत रेखा वाला जो हमारा 0 से 23 उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो भाग है, हम उष्ण कटिबंध के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। और जो सूरज की रेखा है, सेंटर वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो है, मतलब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण का जो भाग है, इस पर सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी वाला जो एरिया यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद है कि 23.5 डिग्री से 66 डिग्री के बीच का जो ऊपरी जो भाग है, ऊपरी से मतलब जो उत्तरी भाग है और जो दक्षिणी भाग है, दोनों में 23.5 से 66 डिग्री का जो भाग है, हम शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं थोड़ी सीधी ना पड़ के, जैसे मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि ये हमारा सूर्य है, तो यहाँ पे किरणें हमारी सीधी पड़ेंगी। और जो हमारा 23.5 से लेके 66.5 वाला, वहाँ से तिरछी होनी शुरू हो जाती है हमारी लाइनें, मतलब डायरेक्ट जो आपकी सनलाइट है वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है। इसलिए से उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं कि ना ज़्यादा गर्मी वाला होता है ना ज़्यादा ठंड वाला होता है। फिर उसके बाद आता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री वाला पोल तक। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पोल वाले एरिया में धूप पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस वाले भाग को, लेकिन आपको इसमें भी ये एक मतलब मेंशन करना पड़ेगा कि उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण गोलार्ध है, तो दोनों के जो पार्ट हैं जो 66 डिग्री से 90 डिग्री तक जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाने जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। आगे चैप्टर में जैसे ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है टॉर्च का, जो मैंने आपको बताया है अभी, कि जैसे टॉर्च से उन लोगों ने सूरज को दिखाया कि अगर हमारा ये सूर्य यहाँ से है, अगर डायरेक्ट हमारी जो लाइट है, ये ईजिली जिससे हम लोगों को समझ आ जाए, अगर डायरेक्ट हमारी लाइट पड़ेगी तो क्या है कि ज़्यादा हम लोगों को प्रकाश वहाँ पे मिलेगा, ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी, हीट हमें मिलेगी। लेकिन जो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंध, ये उष्ण कटिबंध के लिए हो गया, और यहाँ पे हमारा शीतोष्ण कटिबंध हो गया। इसमें क्या हो गया कि डायरेक्ट जो हमारी लाइट नहीं आके वो थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्शन के बाद हमारे यहाँ पे लाइट हो रही है। इससे क्या है, थोड़ी हीट और जो लाइट है हमें थोड़ी कम मिलेगी, इसलिए उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और जो हमारा इसके बाद वाला पार्ट होता है, वहाँ पे सूर्य की
जो लाइट है और जो हीट है वो नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कह देते हैं। तो अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और आप इसके साथ साथ ये एरिया भी देख लें कि 23 जो 0 डिग्री से है 23.5 डिग्री तक उत्तरी और दक्षिणी, जिसमें मकर रेखा और कर्क रेखा आती है, वो हमारा उष्ण कटिबंध कहलाता है। और उसके ऊपर वाला 23.5 डिग्री से 66 डिग्री वाला जो पार्ट है हमारा, दोनों साइड उत्तरी और दक्षिणी को हम शीतोष्ण के नाम से जानते हैं। और 66 से जो 90 डिग्री का दोनों साइड का जो उत्तरी और दक्षिण को हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो अब गाइज हम आगे देखेंगे कि हम अक्षांश रेखा देख चुके हैं, अब देशांतर रेखा के बारे में बताया गया है। किसी स्थिति की मतलब अक्षांश से भी हम अपनी स्थिति बता सकते हैं, लेकिन हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन की, भाई अगर हमें पता हो बिल्कुल कि हम डायरेक्ट ये कहाँ पे हैं, अपनी पोजीशन हम जानने के लिए हम देशांतर का यूज़ करते हैं। तो अब मैं बता देती हूँ आपको देशांतर के बारे में। ये हमारा एक इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है, मतलब एक डायग्राम है जिससे हम समझ लेंगे। अब जब हमारी ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं तो ये रेखाएं हमारी देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती हैं। देशांतर रेखा पोल पे पहुंचते टाइम क्या होती है कि ये थोड़ी पतली हो जाती है, मतलब इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम रह जाता है, क्योंकि ऊपर जाके स्पेस जब ऊपर मिलती हैं, ये सिर्फ हमने अपने उसके लिए बनाया है जिससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए। अभी हमारी देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। और सबसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि देशांतर रेखाओं में सबसे ज़्यादा जो दूरी, मतलब कि जो दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं ये जो हमारी विषुवत रेखा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत गैप बन जाता है इनके बीच, सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा में पाया जाता है। और ये जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं इन्हें हम देशांतर के नाम से जानते हैं। और जो इन्हें लैटिट्यूड जो है ये हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब इसमें डिफाइन किया गया है कि कहाँ से कितनी कितनी आती हैं। अब आगे चल देखते हैं क्या होता है। अब इसमें जैसे इन लोगों ने हमसे बताया कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप ही अक्षांश पर स्थित हैं। इन्हें में बताया जा रहा है कि जो हमारे प्रशांत महासागर का जो टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर का जो मॉरिशस द्वीप है, जो वो हैं 20 डिग्री पर ही, हमारे 20 डिग्री दक्षिण पर ही स्थित हैं दोनों। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी, जो मैंने आपको पहले ही अभी बताया था कि दोनों के दोनों जो हैं हमारे 20 डिग्री पे ही हैं। हम बात करें प्रशांत महासागर के टोंगा द्वीप की या हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस की, हैं दोनों 20 डिग्री पर, लेकिन तब तक हमें नहीं पता है कि वो उत्तरी ध्रुव में है या दक्षिणी ध्रुव में, तब तक हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जान सकते। और इसमें जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि ध्रुव तारा हमें उत्तरी दिशा का ज्ञान कराता है, तो इससे हम ईजिली अपनी लोकेशन पता कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मैप है और आपको पता है कि ध्रुव तारा इधर उत्तर में निकलता है सप्तऋषि के जस्ट ऊपर, तो आप अपना मैप खोल के आराम से अपनी लोकेशन, आप अगर आपको पता है कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, तो आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन ईजिली पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रमुख यमुनोत्तर क्या है। यहाँ पे प्रमुख यमुनोत्तर बताया, प्रमुख यमुनोत्तर से यहाँ पे मतलब है कि भाई हम देशांतर का क्या है कि जो अक्षांश रेखा है वो हमारी वैसे स्थिति बताने में मदद करती हैं, और जो देशांतर है वो हमें टाइम जोन में डिवाइड करने के लिए हमने यूज़ किया जाता है। तो सबको एक एग्जैक्ट टाइम मानने के लिए एक बीच में एक लाइन को, जो हमारी इमेजिनरी लाइन है उसमें एक इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ की गई है उसे प्रमुख यमुनोत्तर के नाम से जाना जाता है। आइए एक बार देख लेते हैं। अक्षांश रेखाएं विभिन्न सभी देशीय यमुनोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होगा। तब सभी देश ने निश्चय किया कि, अब उसमें बताया जा रहा है कि भाई अभी जो यमुनोत्तर रेखा है कि भाई एक हमें एक निश्चित उसमें जगह पे ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कि हमें पता चल जाए कि बाद में जो कंक्लूजन निकला ये है कि जो ब्रिटिश राज के देश है सबको पता है कि भाई उन लोगों का जो ग्रीनविच है वहाँ से, क्योंकि वो सेंटर पड़ रहा है, तो वहाँ से अगर हम लोग जो मतलब प्रमुख यमुनोत्तर है अगर हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं, उसे कर लेते हैं, तो उससे हमें टाइम जोन का पता चल जाएगा। और बाद में ये भी डिसाइड किया गया कि उससे यमुनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनना शुरू किया जाएगा। अब ये जो सेंटर वाली लाइन दी हुई है इसमें, इसके पूर्व और पश्चिम से हम लोग इसे गिनना शुरू करेंगे। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे ये जो ग्रिड बनाया गया है, ये इसके सेंटर से ये लाइन है, ये प्रमुख यमुनोत्तर के नाम से जानी जाती है, जो ब्रिटिश के ग्रीनविच से जा रही है। अब इसमें बताया जा रहा है कि इधर के साइड हम काउंट करेंगे और इधर के साइड हम काउंट करेंगे। जो पूर्वी वाला हिस्सा है
ये हमेशा आगे आगे रहता है और ये वाला उतना ही पीछे रहता है। तो हमें काउंट करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है कि जो हमारा सेंटर जो ग्रीनविच से जो हमारी लाइन जा रही है, जिसे प्रमुख यमुनोत्तर के नाम से जाना जाता है, तो उससे हम पश्चिमी और पूर्वी तरीके से काउंट कर लेते हैं। जो पूर्वी भाग है वो आगे रहेगा और जो हमारा पश्चिमी भाग है वो पीछे रहेगा। अब इसमें आगे देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। अब इसका मान बताया जा रहा है, जो ग्रीनविच रेखा यमुनोत्तर की हमने मानी है, उसका मान 0 डिग्री है। और इसमें जो गणना के बारे में बताया जा रहा है कि 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्वी, इसमें हम इसे काउंट करके पता लगा सकते हैं। आपको गाइस डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई हमारा यहाँ से अगर आपको पता है कि मतलब 1 डिग्री, जो हमारी 1 डिग्री है, 1 डिग्री के बीच हमें 4 मिनट का हमें वो 1 डिग्री चलने के लिए हमें 4 मिनट लग जाते हैं। अगर आपको कहीं की जैसे हमें पता है कि भाई हमारा ग्रीनविच से 82.5 डिग्री का है, तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई हम कितने उनसे आगे या पीछे हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो पूर्वी वाला हिस्सा है वो हमेशा आगे ही रहता है ग्रीनविच से। तो आप क्या कर सकते हैं, 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 5.5 घंटे हम लोग उनसे आगे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अगर आपको पता है कि 1 डिग्री आगे चलने में कितना टाइम लगता है, तो और आपको पता है कि भाई आप कितने डिस्टेंस पे, तो आप ईज़िली आप वहाँ का टाइम काउंट कर सकते हैं। और ये जो आपको एक बार मैं इसमें स्ट्राइस करके दिखा देती हूँ, ये हमारी ग्रीनविच दिखाई गई है यहाँ से। और फिर उसके बाद ये हमारे कुछ लैंड्स दिखाए गए हैं, जिसमें ग्रीनलैंड दिखाया गया है, प्रशांत महासागर दिखाया गया है, मतलब टाइम जोन बताया गया है एग्जैक्ट। अगर किसी भी जगह की लोकेशन पता करनी है तो हमें उसके लिए उसके अक्षांश और देशांश दोनों पता होने चाहिए। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में अगर आपको पता है तो ही आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब इसमें वही बताया गया है कि आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई हम कैसे टाइम जोन आपका करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारी पृथ्वी जो रोटेट करती है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा पूरा वाला भाग है आगे रहता है। इसका रीज़न ये है, सूर्य हमारा पहला, क्योंकि हम लोग आगे इधर ग्लोब में अगर आप देखेंगे पृथ्वी पे हमारा जो इंडिया है वो इधर आगे पड़ता है, 82.5 डिग्री हमारा जो ग्रीनविच से डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे यहाँ सूर्य पहले आता है, हम आगे रहते हैं, थोड़ा पीछे है। तो वही बताया जा रहा है कि 1 डिग्री के लिए हमें 4 मिनट लगती है, उसी के बारे में जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इंडिया के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि हमारे भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 48 पूर्व से लेकर 97 पूर्व के बीच हमारा भारत है। तो इसके टाइम जोन कि किसी भी देश को अपना टाइम जोन पता करने के लिए या फिर एक टाइम का निर्धारण करने के लिए उसे एक यमुनोत्तर को मानना ही पड़ता है। एक जो हमारा जो प्रमुख यमुनोत्तर है वो हमारा ब्रिटिश के ग्रीनविच से जाता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्हें अपना एक यमुनोत्तर बनाना पड़ता है, जिससे कि हमारा टाइम या कंट्री का टाइम एक सही तरीके से चल सके। तो यहाँ हम देख लेते हैं जो इंडिया के बारे में बताया गया है। यहाँ ये हमें पूर्वी हिस्से में पढ़ते हैं ग्लोब में, तो उसी पे दिखाया गया। और हमने कहाँ से लिया है, 82.5 डिग्री पूर्व से। ये हमारे इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और इसी के टाइम जोन पर हमारा पूरा भारत, अगर यहाँ से नहीं लेते तो ऐसे 2 घंटे आगे पीछे हमारा हो गया होता है। इसलिए हमने क्या है, जो हमारा इंडिया का सेंटर है जो हमने माना है, जैसे इलाहाबाद के नैनी से जो 82.5 डिग्री पे, वहाँ इसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ का टाइम जोन चलता है। देख लेते हैं इसमें हम। इसमें ये बताया, अब इसमें बता रहा है भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय के 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होते हैं, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं। अब इसका रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि हम पूर्वी ग्रीनविच से पूर्वी में पढ़ते हैं, हम उनसे आगे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ सूरज की किरणें उनसे पहले आ जाते हैं। इसलिए है कि हमारा जो हम ग्रीनविच से और हमारा जो डिस्टेंस 82.5 पड़ता है। और आपको पता है 1 डिग्री करने के लिए हमें 4 मिनट लगते हैं। तो आप सीधा सीधा इसकी 4 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि हमारा टाइम ये 5 घंटे 30 मिनट निकलेंगे। तो इसमें आगे बताया जा रहा है कि कुछ देशों के पास जो मानक समय है, इसे मानक समय के रूप में जानते हैं। 11 मानक समय रखे हैं, जिससे कि जिन लोगों का एरिया बड़ा है या ज़्यादा
मतलब उनका जो डिवाइडिंग रूल में थोड़ा ज़्यादा है, तो उन्होंने अपने मानक ज़्यादा माने गए हैं। इसमें 11 मानकों को अपनाया गया है। रूस ने भारत में सिर्फ एक ही मानक समय माना गया है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है। रूस में 11 मानक समूह को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इसी प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। अब इसमें वही बताया जा रहा है कि कितने डिग्री पर कितना देशांतर हमें कैसे देखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें पहला सवाल पूछा गया है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। आपको पता है पृथ्वी ध्रुव से मतलब दोनों ध्रुव पे जो चपटी है और जो मध्य का आकार है थोड़ा उभरा हुआ है, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है जो हमने समझने के लिए बनाया गया है। कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है, आप बता सकते हैं। उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा का अक्षांश मान माना जाता है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से, आपको पता है इसी है, मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। उष्ण कटिबंध, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध, फिर उसके बाद आता है शीत कटिबंध। तो आपको उसके साथ साथ इनका पता भी होना चाहिए कितने डिग्री से कितने तक। जैसे 0 से 23.5 डिग्री तक आपका उष्ण कटिबंध हो गया, 23.5 डिग्री से 66 डिग्री तक आपका शीतोष्ण कटिबंध हो गया, और 66 से 90 तक दोनों पोल आप इसमें इंक्लूड करेंगे, और दोनों बताना ज़रूरी है। उत्तरी और दक्षिण को हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। आगे बताया गया अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं। ये एक ग्रिड जाल है जो पृथ्वी पर हमने इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है, जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको ड्रॉ करके फिर से दिखा दूं कि ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पे जो हमारा जो सेंटर जोन है, इसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ये हमारा 0 डिग्री है। ऊपर की तरफ ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ऊपरी जो गोलार्ध है ये 23.5 डिग्री